हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली डीमन स्लेयर के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है और इस वीडियो में उसे पूरी स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, शुरू करते हैं इस एपिसोड की स्टोरी लाइन को। सो गाइस, जैसा कि आई होप आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमें तमायो का सीन दिखाया जाता है। उसके पास एक कौवा आता है। यह हुवाशिकी का एक ऑफर लेकर एक कौवा आया था। हम यूशिरो को देखते हैं जो कि बुक शेल्फ की सफाई कर रहा था लाइब्रेरी में। तभी उसे कुछ सेंस होता है कि कुछ गड़बड़ है लिटिल तमायो के साथ। हमें लगता है कि शायद वो कुछ भाप लेता है। भाई हमें तमायो का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सारी रिकैप दिखाया जाता है। हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है। हुवाशिकी एक करो यहाँ पर एक ऑफर लेकर आया था कि कैसे उन लोगों के पास एक ऐसा इंसान है जो कोई मेडिसिन में काफी अच्छा रिसर्च कर चुकी है। हुवाशिकी चाहते हैं कि तमायो उनके साथ मिलकर काम करे। इजुको की जो ट्रांसमिशन हुई है वे लोग इसे ऑब्जर्व करें। ये बात सुनकर तमायो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वह एक डीमन होती है और उसे हुवाशिकी के रेजिडेंट में बुलाया जाता है। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाती है। तभी वहां पर हिशिरो नीचे आ जाता है और वो कौवा वहां से जा चुका था। हिशिरो ये बात जान चुका था कि जो उनका ये जगह है वो अब रिवील हो चुकी है, तो जल्द से जल्द उन्हें अपना ठिकाना बदलना होगा। और तमायो से कहते कि नहीं यार, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूशिरो, क्योंकि नेजुको ने अब सूरज की ताकत को झेलना सीख लिया है। यानी कि अब काफी कुछ बड़ा होने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि शायद इससे पहले ये जो चीजें थी वो बदलना शुरू हो चुकी थी। हमें पता चलता है कि कैसे मुजान काफी सालों से डीमन के तौर पर अर्थ पर है और काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसका सामना जब यूरिची से हुआ और तमायो में बताती कि ये वो दिन था, उसके बाद सब कुछ बदल गया। तमायो बताती कि ये वो इवेंट था, उसके बाद अब ये दिन हमारे सामने आ रहा है। ये बात पूरी तरीके से सच है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन अब जो होगा वो सब कुछ अलग होगा, क्योंकि हम आखिरी बार अब शिफ्ट होंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है यूशिरो, हम जा रहे हैं डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में। वो है ऐशी के यहाँ पर। अब इस एपिसोड में हमें यही देखने को मिलेगा। अब दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग उस जगह पर जाते हैं। चेंज शिफ्ट होती है और हमें थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है वाटर हाशिराकी। वही हम देखते हैं तांजीरो को, जिसे एक लेटर मिला था। ये लेटर मास्टर हुवाशिकी ने लिखा था। वो कहते हैं तांजीरो, तुम्हारी चोट की क्या हालात है? ये काफी बुरी बात है कि मैं हिल नहीं सकता। दरअसल मैं ग्यो के साथ थोड़ी बातचीत करना चाहता था, पर मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि अब काफी कुछ जरूरी समय आ चुका है। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। अब तुम मेरे लिए क्या ग्यो से बात कर सकते हो? मुझे उम्मीद है कि तुम ग्यो के साथ काफी आराम से बात करोगे, धैर्य के साथ। ग्यो जो हमेशा अकेला ही रहता है और ताकि वह आगे बढ़ सके। तांजीरो डिसाइड करता है कि अब ग्यो से मिलने के लिए जाएगा। वह तैयार होकर बाहर निकलता है। तभी हावोई उससे पूछती है कि तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहीं हाजिरा ट्रेनिंग के लिए तो नहीं जा रहे? तांजीरो से कहता है कि नहीं यार, मैं किसी और से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हावोई उससे कहती है चलो अच्छी बात है। हावोई अपना काम करने लगता है। तभी तांजीरो से पूछता है अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यार सोचकर देखो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा अकेला रहता है, तुम उस इंसान को कैसे समझ सकती हो कि वह अकेला नहीं है, वो उसे लोगों के साथ रहना चाहिए। हावोई उससे कहती है अगर तुम मैं अपनी बताऊं तो अगर मैं अकेला रहना चाहती हूँ तो मुझे अकेला ही रहना दिया जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे। हावोई वहां से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो तांजीरो से पूछती है कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो कितने लोग हैं, एक या दो? दरअसल वो यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेने के लिए गई हुई थी। तांजीरो को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। हावोई जिसने कुछ बनाई हुई चीज थी, खाने की कुछ चीजें, वो तांजीरो को दे देती है। दरअसल इसमें वो सारी चीजें थी कि जो तांजीरो खा सकता था और वो इंसान को भी दे सकती है। हावोई ने खाना लेकर आई थी तांजीरो के लिए, हालांकि हावोई को नहीं पता था कि वो किसे मिलने के लिए जा रहा है। तांजीरो यहाँ पर ग्यो के घर के सामने आ जाता है और चिल्लाता है कि मिस्टर ग्यो, क्या आप अंदर हैं? प्लीज मुझे माफ करिएगा। वो कई सारी बातें उससे करता है बाहर से। वहीं ग्यो अंदर मेडिटेशन कर रहा था, पर तांजीरो लगातार बोलते जाता है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा। कहता है कि कैसे मैं हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आ चुका हूँ, मैं तांजीरो, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? मैं अंदर आ रहा हूँ। मेरी बात सुनकर ग्यो के अचानक से आंख खुलती है। कहता है क्या अंदर आ रहा है? नहीं, मैंने शायद गलत सुन लिया। शायद वो कह रहा है कि वो यहाँ से जा रहा है, मैंने कुछ गलत सुना होगा। अभी अचानक से दरवाजा खुला हुआ था और हम देखते हैं तांजीरो अंदर आ चुका था। इसे देखकर ग्यो हैरान हो जाता है कि कैसे अंदर आ गया? मैं तो इसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये इग्नोर होने के बाद भी सीधा ही अंदर आ गया। और तांजीरो जो कि पीछे हटने वाला में नहीं था, वो वहां पर शांति से आकर उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उससे सारी बातें उससे बताता है कि कैसे हाशिरा ट्रेनिंग कंटिन्यू है और अभी तक क्या हुआ है। अभी यहाँ पर ग्यो जो मन में सोच रहा था कि ये मेरे पास आकर क्यों बैठा है। तांजीरो से कहता है कि कैसे मैं 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाऊंगा, इसके बाद हाशिरा ट्रेनिंग में वापस आ सकता हूँ, क्या मैं आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ? ग्यो से बोलता है बिल्कुल भी नहीं। ग्यो से कहता है कि शायद आप मुझसे किसी चीज से नाराज हो, मुझे ऐसा लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ग्यो से कहता है कि मैं इस बात से गुस्सा हूं क्योंकि तुमने वाटर वेटिंग को मास्टर नहीं किया, तुम्हें वाटर हाशिरा बनना था, क्या तुम्हें बात याद है? हमें पता चलता है कि तांजीरो यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाता है। अब तांजीरो माफी मांगता है, कहता है कि मिस्टर वाओ, मैंने मिस्टर टुरुकी टाकी से बात करी थी। वो कहते हैं कि इस बात में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि मैं अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज कर लें या फिर कुछ नया डेरिवेशन बनाएं, खासकर वाटर फीडिंग जो कि सबसे बेसिक टेक्निक में से एक है, उसमें से हम
हम कई सारे डेरिवेटिव क्रिएट कर सकते हैं। पर व्यू को से कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब क्योंकि वाटर हाशिरा कोई भी नहीं है तो किसी को ना किसी को जल्द से जल्द ये पोजीशन लेनी होगी। तांजीरो कहता है कि पर आप तो है ना वाटर हाशिरा, आप ही तो हैं। जहां पर व्यू उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ वाटर हाशिरा। और ये बात जानकर तांजीरो हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है। वो उठकर चला जाता है। वही हुबेयाशी जिसने ताकेरा से कहा था कि वो धैर्य से बात करे उससे, युग से, हमें दिखाया जाता है कि कैसे तांजीरो जिसकी चोट लगी हुई थी पर यहाँ पर बाहर नहीं मांगता, वह ओनिगिरी लेकर आता है। रोज वो खाने की चीजें ओनिगिरी होती है। वह युग से साथ बैठकर खाना चाह रहा था पर वो उसे इग्नोर करता रहता है। एक दिन रात के समय जब व्यूक घर में आता है तब वो देखता है कि दरअसल उसके रूम के बाहर तांजीरो सो रहा था। देखता है कि कैसे व्यूक ने उसकी ओनिगिरी को खा लिया था। इसके बाद व्यूक वहां से चला जाता है। तांजीरो उसके पीछे पीछे जाता है। उसे लगता है कि शायद व्यूक पेट्रोलिंग में जा रहा है किसी मिशन में। अब डीमंस अक्सर दिखना बंद हो चुके तो अब शायद उन्हें डीमंस ना मिले। कई दिनों का समय बीत जाता है और व्यूक जो कि काफी ज्यादा पेशेंस के साथ झेलता है तांजीरो को। तांजीरो अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो उसे नहाने भी नहीं दे रहा था। व्यूक सोचता है कि ये बच्चा मेरे पीछे क्यों पड़ा है, इस तरीके से कैसे बचूंगा इससे, क्या हमेशा ही मेरे पीछे भागता रहेगा, क्यों ना मुझे इससे बात करना चाहिए और शायद ही मेरा पीछा छोड़ दे। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि शायद वो तांजीरो से बात करेगा। कहता है कि सच बात तो ये कि दरअसल मैंने कभी फाइनल सिलेक्शन एग्जाम को पूरा ही नहीं किया। दरअसल डीमन स्लेयर का एक स्पेशल एग्जाम था फाइनल सिलेक्शन में, जहां पर माउंटेन के ऊपर इनका एक एग्जाम हुआ था। वो साले एक ऐसा लड़का था जिसकी फैमिली ने डीमंस को खत्म कर दिया था, वैसे जैसे क्यों की फैमिली खत्म हुई थी। ये बंदा जिसका नाम साबिटो था, ये जो बंदा था इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। व्यूक बताते कि कैसे ये वही बंदा था जिसके साथ वो सिलेक्शन एग्जाम में था। ये जो लड़का था उसके बाल काफी ज्यादा अनोखे थे। हमें दिखाया जाता है साबिटो और व्यूक की बैक स्टोरी को। हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों की एज समान थी यानी सेम थी और ये अचानक से दोस्त बन जाते हैं। ये जो लड़का होता है उसका स्वभाव अच्छा होता है और वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। वो साल था जहाँ पर सिलेक्शन एग्जाम में केवल एक ही इंसान घायल हुआ था जो साबिटो था। भले ही उसने अकेले कई सारे डीमंस को उस माउंटेन में धूल चटा दी थी लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। अब सारे लोग पास हो चुके थे केवल उसके अलावा। व्यूक जिसके ऊपर डीमन ने अटैक किया था, जिसके कारण व्यूक जो कि घायल हो चुका था वह गिर चुका था, यानी कि उसने डीमंस को नहीं मारा और वह घायल होकर गिर चुका था। वहीं साबिटो आता है जो कि व्यूक को बचा लेता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है किसी चिल्लाने के बाद सुनाई देती है और साबिटो व्यूक को छोड़कर दो लड़कों को बचाने के लिए जाता है। यानी कि बेसिकली इनके टेस्ट के बीच डीमंस ने अटैक कर दिया और उस लड़के ने सारे डीमंस को मार दिया। व्यूक जो कि बेहोश हो चुका था, जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि 7 दिनों बाद वह सिलेक्शन में पास हो चुका है। और डीमन स्लेयर कॉप में जब आ चुका था तो उसे पता चलता है कि वह वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है, वो बिल्कुल बाकी हाशिरा के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर व्यूक बताता है कि कैसे सच्चाई तो यही है कि मैं बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग हूँ और मेरे डीमन स्लेयर कॉप में कोई भी जगह नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कैसे हाशिरा मीटिंग में, जहाँ पर व्यूक कहता है कि मैं तुम सबसे काफी ज्यादा अलग हूँ। अब वो वहाँ पर कोई स्वैग नहीं मार रहा था, दरअसल वह असलियत बता रहा था। दरअसल वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर समझता है, कम समझता है। उसकी कहानी सुनकर तांजीरो की आंख में आंसू हो जाता है। व्यूक उससे कहता है कि क्यों ना तुम किसी और हाशिरा से ट्रेनिंग लो, मेरे ऊपर वो मार्क तुम्हें कभी नजर नहीं आने वाला। हो सकता है मेरी जगह पर साबिटो होता तो उसके ऊपर वो मार्क आ जाता। तुम मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतना कहकर व्यूक वहां से जाने लगता है। तांजीरो यहाँ पर व्यूक की सिचुएशन को समझता है और वो कुछ ना कुछ रिलेट करने लगता है। वो कहता है कि हो सकता है उस समय व्यूक को ऐसा लग रहा हो कि साबिटो की जगह पर वो मारा जाता तो ये अच्छा होता। तांजीरो को ये बात अब धीरे धीरे समझ आने लगती है। वो समझ पा रहा था कि कैसा लगता है जब हमारी जगह पर कोई और मर जाए जो हमें बचा रहा हो, और हमें यह पता चलता है कि अब समझ पाते हैं कि आखिर उसे ये बात कैसे याद आती है। फिर उसे ट्रेनिंग का सीन याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे साबिटो ही वही लड़का था जिसने माउंट में उसकी ट्रेनिंग करने में उसकी हेल्प करी थी, जहां पर उसने पास्ट में उसकी भी हेल्प करी थी। तांजीरो जो अपने मन में कहता है कि अगर साबिटो आज के टाइम में जिंदा होता तो वह क्यों की उम्र का होता। उसने फाइनल सिलेक्शन टाइम में सबको बचाया था, आज के समय में बहुत अच्छा सॉर्समैन बनता अगर वो जिंदा होता। व्यू को लगता है कि वो बेकार है, यही कारण है। अब ये तुम सोचोगे कि आखिर तांजीरो से रिलेट क्यों कर पा रहा है, कि इसके साथ पास में ऐसा कुछ हुआ है। तो हाँ, रेंगोकू वाला इंसिडेंट, जहां पर मोगन ट्रेन वाले इंसिडेंट में रेंगोकू ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था इन लोगों को बचाने के लिए और उसने लोगों की जान बचाई थी। हो सकता है कि आज वो जिंदा होता तो शायद मोजांग के और भी सारे लोगों को मार सकता था। तांजीरो सोचता है कि उसके यहाँ पर वो मारा जाता तो अच्छा होता, लेकिन तभी उसे याद आता कि कैसे इनोसुके ने उससे बताया, उसे कहा था कि कैसे रेंगोकू ने उसके ऊपर भरोसा किया और तुम ऐसे रोककर अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते, तुम्हें उसकी उम्मीदों को पूरा करना होगा। तांजीरो को यही वो बात थी जिसने मोटिवेट किया था। तांजीरो सोचता है कि आखिर अब व्यूक को कौन सी बात बोले कि वो रुक जाए। उसे पता चलता है कि कैसे व्यूक ने शायद इसके बाद हार्ड ट्रेनिंग करी होगी और हाशिरा बन गया, वो ताकतवर हो चुका है। तांजीरो यहाँ पर कुछ भी बोलता वो सोच समझ कर बोलता, ताकि क्योंकि उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता व्यूक के बारे में, कहीं वो कुछ गलत ना बोलते। वो आगे बढ़ता है, व्यूक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता। अब यहाँ पर तांजीरो को वही बात याद आती है। वो वही लाइन बोलता है जो कि नेंजुको ने उससे बोली थी। उसे बोला है कि हो सकता है कि साबितो ने आपके ऊपर कुछ भरोसा किया और आप उसकी बात को ऐसे छोड़ दोगे।
तभी वो अचानक से रुक जाता है और उसे ऐसा फील होता है कि शायद वो उसे कुछ बातें याद आ रही है। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि साबितो ने उसके गाल में एक थप्पड़ जड़ा था। ये वो समय था जहाँ पर शायद व्यूक मरने की बात कर रहा था, जिसके कारण साबितो को उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम मरने की बात मत करना, अगर तुमने ये बात करी तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। तुम्हें क्या वो बात याद है कि अगले दिन तुम्हारे सिस्टर की शादी होने वाली थी, इसके बाद भी उसने तुम्हें डीमन से बचाया, जबकि उसके पता था कि उसकी जान खतरे में। उसके भाई हो तुम, उसकी मौत का ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम्हें जिंदा रहना होगा अपनी सिस्टर के लिए, जिसने अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें एक अच्छा भविष्य किया और तुम्हें भविष्य में आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर हमें अचानक से व्यूक को ये सारी बातें याद आने लगती है। वो सोचता है कि ये कितनी अच्छी बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, मैं इस बात को कैसे भूल गया। तभी उसे याद आता है कि दरअसल जब वो इस बारे में सोचता है वो रोने लगता था, हट हो जाता था और वो इस बात को भूल चुका था। दरअसल ये वही बात थी जो उसे अपने गम से बाहर निकालती। हमें दिखाया जाता है कि उसे अपनी सिस्टर की याद आती है। अब यहाँ पर व्यूक साबितो और सिस्टर से माफी मांगता है अपने इस डिप्रेशन के कारण। तांजीरो सोचता है कि उसने ऐसा क्या बोल दिया कि व्यूक ने उसकी बात सुन ली, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। व्यूक जो कि पहले से ही डिप्रेशन में था, कहीं मैंने इसे कुछ गलत नहीं बोल दिया, इसे दुख ना हो रहा हो। अब वो सोचता है कि चलो एक आइडिया है, ऐसा हो कि क्यों ना हम एक खाने का कंपटीशन रखें। वो सोचता है कि अगर मैं कंपटीशन में जीत गया तो शायद ही मुझे ट्रेनिंग दे दे। वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला जाता है। तांजीरो वो सोचता है, कुछ भी कुछ कहानी सोचने लगता है। वो सोचता है कि व्यूक को खाना पसंद है तो शायद उसकी बात मान ले। वहीं व्यूक जिसने डिसाइड कर लिया था वो पीछे मुड़ता है, कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने काफी लेट रिस्पॉन्ड किया, पर अब मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग के लिए। तांजीरो कहता है कि व्यूक क्या तुम मेरे साथ खाने का कंपटीशन करोगे? अभी कहता है ये कैसी बात कर रहा है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। अभी ने कोई भी अपडेट नहीं मिला था ट्रेनिंग से रिलेटेड। वहीं तांजीरो ने शिनवू से कुछ भी नहीं सुना था ट्रेनिंग के बारे में। वहीं हम देखते हैं शिनवू को, जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी सिस्टर की अस्थियों के पास बैठी हुई थी, उसकी सिस्टर मारी जा चुकी थी। वो कहती है कि कैसे उसे अपने आप में काम करना होगा, केवल नादान लोग ही अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। पर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पीछे से कनाओ आ जाती है और कहती है क्या मैं स्टोन हासिरा के ट्रेनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग ले सकती हूँ? पर शिनवू उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद वह कनाओ को अपने पास बुलाती है। कनाओ जो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, वो उसे कहती है कि मैं आपके साथ और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। इसके बाद शिनवू उससे कहती है तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हो और अब तुम बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाती हो, जो कि एक अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब वो समय आ चुका है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर किस डीमन ने मेरी सिस्टर को मारा था, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुम उस डीमन को कैसे मारोगी। इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। गाइस नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको स्क्रीन में शो होगा, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।